हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखते हैं पीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए डेली क्यू 14/12/2023 के लिए। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय भेषज संहिता आयोग इंडियन फार्माकोपिया कमीशन यानी आईपीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने कथन सही नहीं ये ढूंढना है। कार्य आईपीसी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक स्वायत्त संस्था है। तो पहला कथन सही है। कह रहा है ये इंडियन फार्माकोपिया को अद्यतन करके एवं दवाओं हेतु नए मानक शामिल करते हुए औपचारिक दिशा निर्देश जारी करता है। तो ये दूसरा कथन भी सही है। तो सही नहीं है ढूंढना, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। भारतीय भेषज संहिता आयोग आईपीसी आईपीसी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक स्वायत्त संस्था है, अतः कथन पहला सही है। कर आईपीसी को भारत में दवाओं के मानक तय करने के लिए बनाया गया था। इसका मूल्य कार्य इस क्षेत्र में प्रचलित बीमारियों के इलाज के लिए आमतौर पर आवश्यक दवाओं के मानकों को नियमित रूप से अद्यतन करना है। यह इंडियन फार्माकोपिया यानी मोनोग्राफ का संग्रह को अद्यतन करके एवं दवाओं हेतु नए मानक शामिल करते हुए औपचारिक दिशा निर्देश जारी करता था। कथन दो सही है। आगे है, यह नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया को प्रकाशित करके जेनेरिक दवाओं के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देता है। कर आईपीसी आईपी रेफरेंस सब्सटेंस भी प्रदान करता है जो परीक्षण के तहत किसी वस्तु की पहचान और आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल में निर्धारित उसकी शुद्धता के लिए फिंगरप्रिंट के रूप में कार्य करता है। चलिए आगे देखते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन, जून 1995 से प्रभावी किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सरकारी नौकरियों में परिणामी वरिष्ठता तथा पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति प्रदान की गई है। तो ध्यान देना, आंसर होगा ऑप्शन सी, 85वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2001। आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन। तो करा 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 इंदिरा साहनी मामले में कहा गया था कि आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों में होगा, पदोन्नति में नहीं। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार करा, हालांकि संविधान में अनुच्छेद 16(4)(a) को जोड़ने से राज्य को एससी या एसटी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के मामले में आरक्षण के प्रावधान करने का अधिकार मिल गया अगर राज्य को लगता है कि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। आगे है 81वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000। इसमें अनुच्छेद 16(4) भी पेश किया गया है जिसके अनुसार किसी विशेष वर्ष का रिक्त एससी एसटी कोटा जब अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाएगा तो उसे अलग से माना जाएगा एवं उस वर्ष की नियमित रिक्तियों के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। 85वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। इसमें पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया है जिसे जून 1995 से पूर्वव्यापी प्रभाव से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों के लिए पारिणामिक वरिष्ठता के साथ लागू किया जा सकता है। फिर संविधान में 103वां संशोधन 2019 जब हुआ था तो ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण दिया गया था। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन सी होगा 85वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार। आइए देखते हैं, मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा यूडीएचआर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर रहा है, अब कितने कथन सही है ये ढूंढना है। कर यह सभी हस्ताक्षरकर्ताओं पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। तो ध्यान देना है, गलत है, बाध्यकारी नहीं है। यूडीएचआर नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध एवं बाल अधिकारों पर अभिसमय के साथ अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों के विधेयक का निर्माण करता है। तो बाल अधिकारों पर अभिसमय उसमें शामिल नहीं है, जिस कारण से ये भी गलती है। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा। कर वर्ष 1948 में स्थापित यूडीएचआर अपने आप में कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि नहीं है। हालांकि इसके सिद्धांतों को व्यापक रूप से अपनाया गया है और कई देशों के कानूनी ढांचों में एकीकृत किया गया, अतः कथन एक सही नहीं है। कर यूडीएचआर नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध एवं इसके 2 वैकल्पिक प्रोटोकॉल, शिकायत प्रक्रिया एवं मृत्युदंड पर तथा आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध व इसके वैकल्पिक प्रोटोकॉल के साथ मिलकर तथा कथित मानवाधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय विधेयक का निर्माण करता है। कथन दूसरा भी सही नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है,
वैश्विक स्टॉक टैक्स ड्राफ्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे है ग्लोबल स्टॉक टैक्स जीएसटी 2015 में पेरिस समझौते के तहत स्थापित एक आवधिक समीक्षा तंत्र है। तो ये सही है। अरे COP28 में अनावरण किए गए जीएसटी पत्र के मसौदे में वैश्विक तापमान वृद्धि को 2.5 डिग्री सेल्सियस के दायरे में रखने के लिए 10 कदमों का प्रस्ताव दिया गया है। तो ध्यान देना है कि COP28 में तो जरूर आया, लेकिन 1.5 डिग्री है, साथ ही साथ 10 नहीं 8 कदमों का प्रस्ताव दिया गया है। तो केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन। करे ग्लोबल स्टॉक टैक्स, ठीक है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म और भी कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे ग्लोबल स्टॉक टैक्स का शॉर्टकट जीएसटी हुआ है। वर्ष 2015 में पेरिस समझौते के तहत स्थापित एक आवधिक समीक्षा तंत्र है। अतः कथन एक सही है। कर जीएसटी टेक्स्ट के चौथे प्रारूप का अनावरण COP28 में किया गया है। टेक्स्ट में वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस के दायरे में रखने के लिए 8 कदम प्रस्तावित है। अतः कथन दूसरा सही नहीं है। आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि वेब ब्राउज़र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सर्वर और उपयोगकर्ता के बीच एक अंतरा पृष्ठ प्रदान करता है। यह हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को रेंडर करने के लिए एक कंपाइलर के रूप में काम करता है, जिसका उपयोग वेब पेज को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। तो पहला तो सही है, यह सर्वर और उपयोगकर्ता के बीच एक अंतर पृष्ठ प्रदान करता है। दूसरा, यह हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को रेंडर करने के लिए कंपाइलर के रूप में काम करता है, जिसका उपयोग वेब पेज को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। करे गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स और सफारी वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। तो ये तीसरा सही है, सभी 3 सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। करे वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब का पता लगाने के लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह सर्वर और उपयोगकर्ता के बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है तथा वेब दस्तावेजों एवं सेवाओं के लिए सर्वर से अनुरोध करता है। कथन एक सही है। करे यह हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को रेंडर करने के लिए एक कंपाइलर के रूप में काम करता है, जिसका उपयोग वेब पेज को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। कथन दूसरा सही है। करह जब भी हम इंटरनेट पर कुछ भी खोजते हैं तो ब्राउज़र HTML में लिखा एक वेब पेज लोड करता है, जिसमें टेक्स्ट, लिंक, छवियाँ और स्टाइल शीट तथा जावास्क्रिप्ट फंक्शन जैसे अन्य आइटम शामिल होते हैं। गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स और सफारी वेब ब्राउज़र के उदाहरण है। कथन तीसरा सही है। चलिए आगे देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है कि ओडिशा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। तो सही है। कह रहा है यह भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। तो ये भी सही है। कितनी कथन सही है ढूंढना है। यह भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। तो ये गलत है, क्योंकि सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, यूपी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, 1 और 2। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। कर भारत के पूर्वी भाग में स्थित उड़ीसा राज्य की सीमा 4 राज्यों से लगती है। उड़ीसा के पड़ोसी राज्य कौन कौन हैं? तो पूर्वोत्तर में पश्चिम बंगाल, उत्तर में झारखंड, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में आंध्र प्रदेश। अतः कथन पहला सही है। लौह की खदानें पूर्वोत्तर पठारी क्षेत्र में कोयला क्षेत्र के निकट पाई जाती है। लौह के कुल भंडार का लगभग 95% ओडिशा में है। ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में है। उड़ीसा लौह का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ये तो सही है। अतः कथन दूसरा सही है। उड़ीसा के सुंदरगढ़, न्यूरभंज और झार में पहाड़ी श्रृंखलाओं में लौह अयस्क पाया जाता है। उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अतः कथन तीसरा सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक की स्थापना वर्ष 1960 में हुआ। यहाँ तक तो ठीक है। इसके संस्थापक सदस्यों में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका USA है। इसको आगे बढ़ा के भी में चले जाइए। वेनेजुएला था, ये था ही नहीं और अभी भी नहीं है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। विश्व के कच्चे तेल के उत्पादन में ओपेक की हिस्सेदारी लगभग 40% है और इसके सदस्यों द्वारा किया जाने वाला निर्यात विश्व भर के पेट्रोलियम व्यापार का लगभग 7% है। अतः दूसरा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। ओपेक वर्ष 1960 में संस्थापक सदस्यों ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला द्वारा स्थापित किए जाने के बाद से इसका विस्तार होता रहा है और अब इसके सदस्य देशों की कुल संख्या 13 है। कथन एक सही इस कारण से नहीं है। इसके सदस्य देश में और क्या है? अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गयान, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं, वेनेजुएला। मुख्यालय इसका है वियना, ऑस्ट्रिया में।
ओपेक का। तो टोटल 13 है, मेमोराइज कीजिए, याद रहा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आगे देखते हैं। विश्व के कच्चे तेल के उत्पादन में ओपेक की हिस्सेदारी लगभग 40% है और इसके सदस्य द्वारा किया जाने वाला निर्यात विश्व भर में के पेट्रोलियम व्यापार का लगभग 60% है। अतः कथन दूसरा सही है। कह रहा है ओपेक प्लस में क्या है, वर्ष 2016 में अन्य 10 सहयोगी को जोड़ा गया। प्रमुख तेल उत्पादक को शामिल होने के बाद से ओपेक को ओपेक प्लस के रूप में जाना जाता। तो 13 तो मुख्य रूप से है ही। और ओपेक प्लस देशों में ओपेक के 13 देश तो होंगे, और कौन कौन जुड़ गया, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान तथा सूडान आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की गई है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP के द्वारा। ठीक है, क्या है, अंतर उत्सर्जन, अच्छा उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट यूनेप के द्वारा। तो डिस्क्रिप्शन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2023 जारी की है, जिसका शीर्षक है तापमान के रिकॉर्ड नई ऊंचाइयों पर पहुंचने और विश्व भर उत्सर्जन में कटौती करने में विफलता। ठीक है, इस रिपोर्ट में बढ़ते तापमान के कारण उत्पन्न होने वाले खतरनाक स्थिति से बचने के लिए तत्काल जलवायु कार्रवाई आवश्यक है। तो विकल्प ए सही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कभी, अच्छा कितने सही है यहाँ देखना है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभी समय UNFCCC द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान सिंथेसिस रिपोर्ट जारी की गई है। करा दो NDC क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य आधार है और यह विभिन्न राष्ट्रों द्वारा होने वाले उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अनुकूलित करने के लिए प्रत्येक देश के प्रयासों को दर्शाता है। तो पहला तो सही है। दूसरा में ये है कि ये पेरिस समझौता पर आधारित है, ना कि क्योटो प्रोटोकॉल पे। ठीक है, तो ऑप्शन ये सही होना चाहिए। ठीक है, तो UNFCCC ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC सिंथेसिस रिपोर्ट में सदी का अंत तक वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस आदर्श रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की पेरिस समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देशों द्वारा अधिक महत्वाकांक्षी जलवायु कार्यक्रमों का आह्वान किया था। कथन एक सही है। कर NDCS जो राष्ट्रों द्वारा होने वाले उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने हेतु तैयारियों एवं प्रत्येक देश के प्रयासों को प्रतिनिधित्व करता है, पेरिस समझौते की नींव है। कर प्रत्येक NDC देश की घरेलू परिस्थितियों एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उसकी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। कथन दूसरा सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। कर संयुक्त राष्ट्र, अच्छा सही उत्तर चुनना है। ठीक है, सही है, यहीं पे दे दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्राथमिक उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है, तो इसमें तो गलती नहीं है। कर इसमें कुल 15 सदस्य हैं, तो यहाँ तक भी सही है। और प्रत्येक सदस्य के पास संयुक्त राष्ट्र में उनके द्वारा दिए गए मौद्रिक योगदान के अनुरूप मतदान का अधिकार है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सबके पास एक वोट का अधिकार है। तो दूसरा गलत है, तो केवल एक सही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। करा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्राथमिक उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है, अतः कथन पहला सही है। करा इसमें 15 सदस्य होते हैं और प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है, अतः दूसरा इस कारण से गलत है। करा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत सभी सदस्य देशों को परिषद के निर्णयों का पालन करना अनिवार्य है। ठीक है, थोड़ा और है। करा विश्व शांति में बाधा उत्पन्न करने वाली किसी भी प्रकार के खतरे अथवा आक्रामक गतिविधि के प्रति प्रतिक्रिया करने में यह परिषद अग्रणी भूमिका निभाता है। यह विवाद के पक्षों से इसे शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाने का आह्वान करता है और समायोजन के तरीके या निपटान की शर्तों की सिफारिश करता है। पर कुछ मामलों में सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आवश्यक